Hello, welcome to the class 11 physics. In the previous video we have seen up to the second law of motion. Already we have seen. Today we will discuss the third law of motion. Right? This is the discussion of Newton's third law of motion. We discuss let us see the discussion of Newton's third law of motion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो क्लास 9 में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। और सबको याद भी होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, है ना। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ है, इसको याद में रखना है। टू एवरी action there is an equal and opposite reaction, है ना। opposite reaction, this is a common statement, a reaction, this is the action, है ना। तो इन दिस शॉर्टकट में हम लोग इसको पढ़ते हैं NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये थर्ड है NLM हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो नाउ हियर action means the force which act first, then naturally automatically there will be an reaction होना है। एक बिच्छू को जब तक हम लोग टच नहीं करेंगे वो हमको डंक नहीं मारेगा, पैदल चल के आके डंक नहीं मारेगा। अगर उसको टच करेंगे मतलब उस पर एक्शन करेंगे तो रिएक्शन में क्या करेगा, डंक मारना शुरू करेगा। तो फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर बिटवीन अ पेयर ऑफ बॉडीज, दो बॉडी के बीच में ही फोर्स अकर होता है। तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज फोर्सेस इन नेचर थोड़ा इसको ब्रॉड करते हैं। फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर घटित होता है, अकर बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडी, माने दो पेयर के बीच में ही फोर्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लो यहाँ पर कोई ब्लॉक रखी है, इसी ब्लॉक केप्ट हियर, एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज ब्लॉक केप्ट ऑन दिस टेबल, रेस्ट में है। तो इसका वेट जो है कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, वेट W लग रहा है, वेट बराबर mg नीचे लग रहा है। तो इसको खींच के नीचे लाना चाहिए, लेकिन ला नहीं पा रहा है क्योंकि ये टेबल भी नॉर्मल रिएक्शन R बराबर, R मतलब ये नॉर्मल ऊपर की ओर इक्वल अपोजिट लग रहा है। देखो ऑलवेज पेयर है ना। नाउ इस बॉडी को हम लोग आगे की ओर खींचेंगे, क्या लगाएंगे, तो इधर में क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल स्टार्ट। ये अप्लाइड फोर्स है, ये हो गया एक्शन, दिस इज एक्शन। इस रिएक्शन के विरोध में यह क्या होगा, रिएक्शन होगा।
तो फोर्स लगाने के कोई आदमी चाहिए यहाँ पर, है ना? आदमी तो चाहिए तब ना खींचेगा उसको पकड़ करके। तो फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी हम लोग देते हैं क्या, ए जा करके बी के साथ कोलाइड किया है, तो बी के साथ कोलाइड करेगा तो ए बी पर फोर्स लगाएगा, तो बी भी क्या करेगा, ए पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला अगर एक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना? इन नेचर वी कैन सी दिस थिंग। तो ये देखो यहाँ भी दो बॉडी चाहिए, यहाँ भी खींचने के लिए एक आदमी चाहिए, तब कोई ऑब्जेक्ट खींचेंगे, तब एयर में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी, है ना? ए पर लगने वाला फोर्स बी के द्वारा, इसका नाम रख देते हैं हम लोग एफ ए बी रख देंगे। तो ये फोर्स ये मान लो क्या हो गया, बी लगा रहा है ए पर, ये एक्शन मानेंगे, तो ये जो बी पर लगाएगा उसको रिएक्शन मानेंगे। हाँ, उल्टा कर सकते हैं, फोर्स ऑन बी बाय ए, इसको लिखेंगे कितना, बी ए ऑन ए बाय ए, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यह मान लो एक्शन है, फिगर के अनुसार ये क्या है, रिएक्शन है, तो ये क्या है, एक्शन है। ये अगर एक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये जो है ना फोर्स ऑलवेज पेयर में रहेगा ना, ए बी पर लगाया, बी ए पर लगाया, हमेशा पेयर में रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड NLM, Newton's law of motion, what will the action FAB must be equal to FBA, must be equal, but in opposite direction. It means इसको हम लोग लिख सकते हैं FAB प्लस FBA बराबर क्या, 0। इसका मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स पर आ गया 0। नेट फोर्स 0 होता है तो दो सिचुएशन होता है, आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट NLM है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो हियर यू सी द सिंगल फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, है ना? फोर्स हमेशा किस में रहेगा, पेयर में रहेगा, है ना? सिंगल फोर्स नहीं रह सकता है ना? और सा उदाहरण ले सकते हैं, मान लो एक सरफेस है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दीजिए और यहाँ कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पकड़ के आगे हम लोग खींचेंगे फोर्स से, तो इस स्प्रिंग में भी एक फोर्स पैदा होगा। ये वाला मान लो एक्शन हो गया, इसके अंदर भी एक फोर्स पैदा होता है, इसका नाम रखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसका टेंडेंसी होता है स्प्रिंग का कि अपने ओरिजिनल जगह में लाने के लिए, है ना? तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स जो अपोजिट रहेगा, यानी ये रिएक्शन फोर्स हो गया ना। रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे या रिएक्शन फोर्स। यहाँ भी देखो ये अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स लगाना बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये रिस्टोरिंग फोर्स भी खत्म। पर फोर्स अकेला नहीं रह सकता, हमेशा किस में रहेगा, पेयर में रहेगा। तो नेचर में इन नेचर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेचर और सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट, है ना? कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इन नेचर में फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में रहता है, हमेशा जोड़ा में रहेगा। हम कहीं पर भी देख लेंगे, हमेशा जोड़ा में रहता है।
मतलब पेयर का मतलब क्या होगा, एक होगा एक्शन तो दूसरा क्या होगा रिएक्शन। ये हमेशा पेयर में रहेगा। इसी द नेचर ऑफ द नेचर, प्रकृति का ये प्रकृति है, स्वभाव है कि एक्शन के साथ रिएक्शन होना स्वाभाविक है। दैट वी कैन सी इन आवर नेचर, है ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंट बॉडी में होगा। एक बॉडी दूसरे पर एक्शन करेगा तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर रिएक्शन करेगा, है ना। एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं संभव है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स, है ना, या एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। देखिए मान लो जैसे मान लेते हैं एक ए बॉडी है, वो बी बॉडी पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो बी किस पर करेगा, ए पर रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये दो बॉडी होना संभव है, सिंगल बॉडी में संभव नहीं है। एक्शन कैन अकर इन एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। इज इट पॉसिबल? एक्शन जो है रिएक्शन के एब्सेंस में अकर कर सकता है? नहीं। तो मैं इसका जरा 2 पॉइंट बना देते हैं। नो एक्शन कैन अकर, नो एक्शन कैन अकर कब, इन एब्सेंस ऑफ क्या, रिएक्शन। रिएक्शन के अभाव में एक्शन हो ही नहीं सकता है। एक्शन करेंगे तभी रिएक्शन होगा। These things we have seen, and you go through the page number 97 of the NCERT book, right? And ये colored part is there. इसाक न्यूटन का जन्म 1642 और मृत्यु 1727 में हुआ। ये जो कहानी दिया हुआ है उसको, कहानी को पढ़ना है। और अगला पेज में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.5, दैट एग्जाम्पल यू सी एंड ट्राई टू सॉल्व, है ना। उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब इससे आगे हम लोग तरफ बढ़ेंगे, विल सी आगे हम लोग देखेंगे। और क्लास 9 में भी हम लोग देख चुके हैं द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखे थे। तो इसी में आया था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 9 में तुम लोग को बहुत बोल करके इसका स्टेटमेंट को याद करवाने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कितना को अब तक याद है, बहुतों को याद होगा भी। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड NLM लेटेस्ट लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड NLM तीसरा लॉ, है ना। दोनों लॉ जो है, क्योंकि सेकेंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ से ही थर्ड लॉ निकाला जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ कैन यू डिराइव द फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ मोशन लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ से ही निकलेगा। क्या निकलेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो एक साधारण एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज करो एक गन है, गन को गन टाइप बना रहे हैं। क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। चलो ऐसा करके गन बना दीजिए और यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगा रहता है, इसके आगे स्ट्राइकर रहेगा और यहाँ पर जो है एक गोली फंसा हुआ रहेगा, राइट। ऐसे करके फंसा देंगे और स्ट्राइकर यहाँ ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। दिस इज ये गन, ये क्या है, गन है। और ये क्या है, बुलेट है, बुलेट है, ठीक है ना। स्ट्राइकर को लगाएंगे तो बुलेट क्या होगा, ये बाहर निकल करके भागेगा, कुछ वेलोसिटी से भागेगा, वेलोसिटी आपका बुलेट है। तो गन भी जो है पीछे की ओर भागता है ना, ऐसा है ना। तो ये वेलोसिटी अब क्या हो गया, गन हो गया। यानी इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब बिफोर फायरिंग अच्छा, ये बुलेट का मास जो है, मास ऑफ बुलेट जो है क्या मान लेते हैं, एमवी, और मास ऑफ गन मान लेते हैं क्या, एमजी, ऐसे। क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। एक सिस्टम हो गया, सिस्टम मतलब गन और बुलेट। सिस्टम अकेला नहीं होता है, इसलिए अकेला चना भाड़ में ही फोड़ता है। 2-4 चना हो जाएगा तो भाड़ को ही फोड़ देगा। तो ये इनिशियली शुरू में, मतलब बिफोर फायरिंग के पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट में है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, 0 है। मास तो सबका है ही है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम है ना। मतलब ये PI ऑफ सिस्टम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब कौन, बुलेट और गन कितना होगा। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। mg मास ऑफ गन प्लस उसका वेलोसिटी 0, फिर mv मास ऑफ बुलेट, इसका 0 हो गया। लेकिन आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग के बाद क्या होगा, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर करना होगा, बराबर जो है ये क्या, vg है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो पीछे की ओर भागता है, ऐसा हम लोग एहसास कर सकते हैं, ये vg हो गया। तो आफ्टर फायरिंग सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब बुलेट और गन। तो ये क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन, और क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द गन, ये होगा। इस सिस्टम में अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये 9 वाला पढ़ा रहे हैं, 9 वाला जो है ना, 9 क्लास में है। अभी तुम लोग क्या करोगे, 9 क्लास का किताब लेकर के उसका भी जो है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को बढ़िया से करोगे, सारा न्यूमेरिकल बना दो। वो न्यूमेरिकल अगर बन गया सारा का सारा, तो 11 का लॉज ऑफ मोशन का मैक्सिमम न्यूमेरिकल तुम्हें बन जाएगा। ये इस तरह करना है। अगर मैंने टारगेट वगैरह कुछ रखे हो, ये 12 के बाद जो है हम लोगों को बढ़िया कोई जगह मिल जाए, मैथ वाले के लिए मैथ्स के लेवल का जगह मिले, तो ये सिस्टम क्या बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ये गन लगा रहा है बुलेट में, बुलेट लगा रहा है गन में, मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसा वाला सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। मतलब व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स,
नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, है ना। अगर इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम नाम देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम ऑन आ सिस्टम पर अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगे, मतलब वो सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, देन सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को होगा मस्ट बी, जरूर, ये नेचर ऑफ द नेचर, ये भारी कभी नहीं सकता है, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम से बराबर होगा। तो मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, है ना। तो ये अगर हो जाएगा तब जो है ये हो गया बिफोर फायरिंग सम ऑफ मोमेंटा must be equal to after firing sum of momenta, पर ये दो होगा या दो से ज्यादा होगा, ये होना है, ठीक है, ऐसा होना है। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटा कितना निकाले थे, 0। तो यहाँ क्या निकाले थे, mg प्लस mg इसको अगर सॉल्व अगर करें तो mg बराबर माइनस mg होगा, ये vg मैंने ये स्पीड ऑफ गन जो बैक साइड लगता है, माइनस क्या आ जाएगा, mv क्या आ जाएगा, mg हो जाएगा। ये माइनस साइन शो करता है कि ये गन जो बुलेट आगे जाएगा तो गन का वेलोसिटी कितना होगा, बैक साइड होगा, माइनस साइन शो करता है, नेगेटिव शो करता है, नहीं इसके तरफ होगा, है ना। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड होगा, राइट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, राइट। तो इसको फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ से प्रूफ किया जाता है, क्लास 9 में भी प्रूफ कर दिए हैं, अभी हम लोग देखेंगे, है ना, एक इस लेवल का, किस लेवल का, 11 लेवल का देखेंगे, राइट। वी सी इन द 11 लेवल ए। सपोज करो एक बॉडी ए है, ये बेचारा कुछ वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ये होगा इनिशियल मोमेंटम ये। और दूसरा बॉडी चल रहा है बी, ये भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मोमेंटम कितना है, इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं u, इसका वेलोसिटी क्या है, इसको u1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं u2। अगर ऐसा हो u1 बड़ा हो u2 से, इसका वेलोसिटी कुछ देर के बाद क्या होगा, ये दोनों टकरा जाएगा। तब ए लगाएगा किस पर, बी पर फोर्स लगाएगा, F पर बी ए फोर्स लगाएगा, और बी किस पर फोर्स लगाएगा, F ए भी लगाएगा। और ये फोर्स लगा बहुत कम समय के लिए, डेल्टा के समय में लगा, है ना। और टकराने के बाद फिर अलग हो जाएगा, अलग हो गए, ये अपना फाइनल वेलोसिटी v1 से चलेगा, ये अपना फाइनल वेलोसिटी किससे चलेगा, v2 से चलेगा ना। तो यहाँ पर जो है v1 लेस देन क्या होगा, v2 हो जाएगा। पहले वेलोसिटी अधिक था, मतलब मोमेंटम अधिक था,
वेलोसिटी घट गया मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। ये चेंज कितना टाइम में हुआ इसको निकालेंगे हम लोग, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, तो ए बी ए पर कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पी था, यहाँ चेंज हो गया, अभी इसका मोमेंटम हो गया पी ए डैश, इसका भी मोमेंटम हो गया पी बी डैश, चेंज हो गया मोमेंटम ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि वेक्टर देखो, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बुक में जो है वो डिप करके लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, तो यहाँ बोल्ड लिखने के लिए दो बार घुमाना पड़ेगा, इसलिए एरो दे देंगे। तो फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कितना समय में हुआ है चेंज, ये डेल्टा टी टाइम में हुआ है, ठीक है पक्का। ये तो हो गया दूसरा। दूसरा जो है फोर्स लग रहा है ए के द्वारा किस पर, बी पर लग रहा है, जिसके कारण से इसका वेलोसिटी u2 था, अब क्या हो गया v2 हो गया, v2 बड़ा हो गया, मतलब उसका मोमेंटम बढ़ गया होगा, अरे 33% होगा वेलोसिटी। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम इसका p, फाइनल मोमेंटम पी बी डैश है, इनिशियल क्या है ये पी बी है। तो कितना टाइम में मोमेंटम कितना एक्सप्रेशन क्या होगा, ये देखो सेकेंड लॉ से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड NLM शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, ये मान लो एक्शन है, ये मान लेते हैं एक्शन है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा पक्का। ये अगर एक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड लॉ से ए बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, इक्वल एंड अपोजिट होगा पक्का होना है। तो लेट अस सी, पी ए डैश और ये पी ए बाय डेल्टा टी बराबर माइनस पी बी डैश, माइनस कितना हो जाएगा पी बाय डेल्टा टी बराबर होना है डेल्टा टी कैंसिल, तो ये हो गया पी ए डैश माइनस पी ए बराबर हो गया, माइनस के अंदर जाएगा ये पी बी डैश प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कितना पी बी। तो इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये पी ए डैश प्लस पी बी डैश बराबर ये पी ए प्लस क्या होगा पी बी हो जाएगा, राइट। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ लिख देते हैं, आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर पी ए डैश प्लस कितना पी बी डैश, ये सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, शुरू वाला पी और पी बी, और आफ्टर कोलिजन में ये इसको फोर्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इसको म्यूचुअल फोर्स रखेंगे। तो ये बराबर है, ये बराबर क्या है, ये कांस्टेंट है। इसी तरह से बहुत सारा पार्टिकल होगा, जनरल भाषा में होगा पार्टिकल होगा, तो पी ए प्लस कितना पी बी प्लस क्या हो जाएगा पी सी डॉट 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 कितना पी एन वेक्टर हो जाएगा, मतलब एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना पी ए डैश प्लस कितना ए पी बी डैश प्लस पी सी डैश, और सो और क्या हो जाएगा पी एन डैश हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर हम लोग समेशन फॉर्म में दें, इसको समेशन फॉर्म में दें तो समेशन पी है ना आई, और आई का वैल्यू कितना ए से लेकर एन तक ले लेंगे या 1 से लेकर तक, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अतः कह सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है ना, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व, है ना, कितना पार्टिकल होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब हेल्थ से
the total momentum of an isolated system है ना. आइसोलेटेड तो समझ गया ना. नो फोर्स एक्ट of interacting particle. Isolated system of interacting particles remains conserved. Na? This is there. Okay. And in the next video we will see the equilibrium of particles and common forces in the nature. Then we will see the friction. Okay, thank you.